आज हम भारत के एक ऐसे हिस्से की बात करने वाले हैं जो शायद नक्शे पर सबसे समतल दिखता है, लेकिन जिसकी कहानी जमीन के नीचे हजारों मीटर गहरी है। हम बात कर रहे हैं उत्तर के विशाल मैदान की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ इसके भूगोल को नहीं बल्कि इसकी आत्मा को समझने में मदद करते हैं। मतलब ये कैसे बना और इसने कैसे करोड़ों लोगों की जिंदगी को एक शक्ल दी है। बिल्कुल। इसे सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र कहना मेरे ख्याल से अधूरा होगा। ये तो एक जीता जागता सिस्टम है जिसे 3 महान नदी प्रणालियों ने, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ने मिलकर करोड़ों सालों में गढ़ा है। इसकी मिट्टी में सिर्फ खनिज नहीं है बल्कि हमारी सभ्यता के विकास की कहानी भी छुपी है। तो आज की कोशिश यही रहेगी कि इस समतल दिखने वाली जमीन की गहरी परतों को खोला जाए। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। ये विशाल मैदान जो लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, आखिर बना कैसे? स्रोत बताते हैं कि ये हिमालय और दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के बीच एक बहुत बड़ी खाई या द्रोणी के भरने से बना है। हाँ, इसे आप ऐसे समझिए कि जब करोड़ों साल पहले हिमालय का उत्थान हुआ तो उसके ठीक दक्षिण में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। फिर हिमालय से निकलने वाली नदियों ने अपना काम शुरू किया। हजारों लाखों साल तक ये नदियां पहाड़ों को काटकर अपने साथ मिट्टी, गाद, कंकड़ पत्थर, मतलब जलोढ़ बहाकर लाती रहीं और इस विशाल गड्ढे को भरती रहीं। ये कोई 100-200 साल की प्रक्रिया नहीं है, ये एक भूवैज्ञानिक महाकाव्य है। और इसकी गहराई वो तो हैरान करने वाली है। स्रोत बताते हैं कि सतह पर तो इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से कोई 240 मीटर से ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके नीचे जमे हुए जलोढ़ की परत वो कहीं-कहीं 4000 से 6000 मीटर तक मोटी है। 6000 मीटर? हाँ, यानी हमारे पैरों के नीचे 6 किलोमीटर तक सिर्फ नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। और यही बात इस मैदान को असाधारण बनाती है। और इसी विशाल भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के बीच एक और किरदार है जिसकी भूमिका बहुत अहम है, अरावली पर्वत श्रृंखला। ये दिल्ली के पास एक जल विभाजक, एक तरह से ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह खड़ी है। ये नदियों के बहाव को 2 हिस्सों में बांट देती है। अच्छा, ये दिलचस्प है। मतलब एक ही जगह से कुछ नदियां पश्चिम की तरफ मुड़ जाती हैं और कुछ पूर्व की तरफ? ठीक यही होता है। अरावली के पश्चिम में सिंधु और उसकी सहायक नदियां बहती हैं जो पाकिस्तान की ओर चली जाती हैं और अरब सागर में मिलती हैं। और अरावली के पूर्व में गंगा और उसकी सहायक नदियां अपना विशाल जाल बिछाती हैं और बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ती हैं। मतलब एक ही पर्वत श्रृंखला ने 2 पूरी तरह से अलग नदी तंत्रों और संस्कृतियों को जन्म दिया। तो ये तो हुई इसके बनने की कहानी। हाँ। लेकिन अगर हम आज इस मैदान पर पश्चिम से पूरब की तरफ एक सफर करें तो क्या ये पूरा एक जैसा दिखेगा? मुझे नहीं लगता। हाँ। स्रोत तो बताते हैं कि इसमें कई अलग अलग दुनियाएं बसती हैं। बिल्कुल, इसे हम मोटे तौर पर 4 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पश्चिम में है राजस्थान का मैदान। ये अरावली के पश्चिम का इलाका है जो ज्यादातर शुष्क और अर्धशुष्क है। यहाँ रेत के बड़े बड़े टीले यानी बालू का स्तूप दिखते हैं। और यहाँ की नदियां भी तो बाकी मैदानों से अलग हैं। स्रोत में लूनी नदी का जिक्र है जो समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती। हाँ, लूनी एक मौसमी नदी है जो बारिश में बहती है और फिर कच्छ के रण में जाकर मतलब लुप्त हो जाती है। इसी क्षेत्र में सांभर जैसी खारे पानी की झीलें भी हैं जो भारत के नमक उत्पादन का एक बड़ा स्रोत है। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी कहानी है इंदिरा गांधी नहर। इस नहर ने रेगिस्तान के एक बड़े हिस्से की तस्वीर बदल दी है। वहाँ खेती संभव हुई है, लेकिन हाँ, साथ ही इसने वहाँ के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नई चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं। रेगिस्तान से थोड़ा और पूरब की ओर बढ़ें तो हम पंजाब के मैदान में पहुंचते हैं। इसका नाम ही इसकी कहानी कहता है, पंजाब यानी 5 नदियों का पानी। बिल्कुल। सिंधु की 5 सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज इस क्षेत्र को सींचती हैं। इन नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं, जैसे रावी और व्यास के बीच बारी दोआब। और इसी उपजाऊ जमीन ने पंजाब और हरियाणा को भारत का अन्न का कटोरा बनाया। जो 1960 के दशक की हरित क्रांति हुई थी, उसकी सफलता की नींव इसी भूगोल पर रखी गई थी। लेकिन इस स्वतंत्रता की एक कीमत भी चुकानी पड़ी है ना? स्रोत बताते हैं कि बहुत ज्यादा सिंचाई की वजह से अब यहाँ भूजल स्तर गिरने जैसी समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। सही कहा। ये विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन का एक क्लासिक उदाहरण है। अब हम इस मैदान के सबसे विशाल हिस्से में प्रवेश करते हैं, गंगा का मैदान।
ये दिल्ली में यमुना के किनारे से लेकर पश्चिम बंगाल में गंगा के डेल्टा तक फैला है। ये भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक हृदय स्थल है। इसे भी तो स्रोत 3 भागों में बांटते हैं, ऊपरी, मध्य और निम्न गंगा मैदान। हाँ, और ये विभाजन सिर्फ नक्शे पर नहीं है, इसका जमीन पर असर दिखता है। ऊपरी गंगा मैदान यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वो गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र है। यहाँ नहरों का जाल बिछा है और ये गेहूं और गन्ने की खेती का गढ़ है। जब हम मध्य गंगा मैदान यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में आते हैं तो नदियों की रफ्तार धीमी हो जाती है, ढाल कम हो जाता है। और शायद यहीं पर बाढ़ एक बड़ी समस्या बन जाती है, खासकर कोसी जैसी नदियों के कारण, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। बिल्कुल, यहाँ नदियाँ अक्सर अपना रास्ता बदलती हैं, जिससे हर साल बड़े पैमाने पर तबाही होती है। लेकिन यही बाढ़ अपने साथ नई उपजाऊ मिट्टी भी लाती है, जो चावल की खेती के लिए वरदान है। और फिर आता है निम्न गंगा मैदान यानी पश्चिम बंगाल, जहां गंगा समुद्र में मिलने से पहले हजारों धाराओं में बढ़ जाती है और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनाती है। और हमारे सफर का आखिरी पड़ाव है सबसे पूर्व में ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये मुख्य रूप से असम में है और बाकी मैदानों से थोड़ा अलग थलग सा लगता है। यह एक संकरी घाटी है जिसके दोनों तरफ पहाड़ है और इसके बीच से बहती है ब्रह्मपुत्र, जो एक नदी कम और चलता फिरता समंदर ज्यादा लगती है। ये अपनी बाढ़, बार बार रास्ता बदलने और नदीय द्वीपों के लिए जानी जाती है। स्रोत में माजुली का जिक्र है, जो दुनिया का सबसे बड़ा आबाद नदीय द्वीप है। वहां के लोगों ने नदी के इस बदलते स्वभाव के साथ जीना सीख लिया है और एक अनोखी संस्कृति विकसित की है। और यहाँ की चाय, असम की चाय तो दुनिया भर में मशहूर है। इसका भी इस भूगोल से कोई लेना देना है? निश्चित रूप से ब्रह्मपुत्र घाटी की नम जलवायु और उपजाऊ मिट्टी चाय की खेती के लिए आदर्श है। तो आप देखिए कैसे पश्चिम में रेगिस्तान से लेकर पूरब में चाय के बागानों तक ये मैदान अपने अंदर कितने विविधता समेटे हुए हैं। तो ये तो हुआ मैदान का एक नक्शा, जैसे हम उसे आसमान से देख रहे हों। राजस्थान, पंजाब, गंगा, ब्रह्मपुत्र। लेकिन अगर हम जमीन पर उतरें और हिमालय की तलहटी से दक्षिण की ओर चलें, तो क्या ये पूरा मैदान एक जैसा महसूस होता है? स्पष्ट पट्टियां या बेल्ट मिलती हैं और ये विभाजन बहुत ही दिलचस्प है। इसे आप ऐसे समझिए कि हम पहाड़ों से उतर के मैदान में आ रहे हैं। सबसे पहले हमें जो जमीन मिलेगी वो है भाबर। भाबर, ये नाम सुनने में थोड़ा पथरीला लगता है। और ये है भी वैसा ही। जैसे ही नदियां पहाड़ों से पूरे वेग से नीचे उतरती हैं, उनकी गति अचानक कम हो जाती है। तो नतीजा, वे अपने साथ लाए बड़े बड़े कंकड़, पत्थर, बजरी सब वहीं पर जमा कर देती हैं। ये 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी एक ऐसी पट्टी है जहां सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। तो फिर नदियों का क्या होता है? यहाँ एक जादू होता है। इस पथरीली जमीन की पारगम्यता, मतलब पानी सोखने की क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि छोटी छोटी नदियां इन पत्थरों के नीचे से बहने लगती हैं और सतह पर दिखाई नहीं देती। वे एक तरह से गायब हो जाती हैं। गायब हो जाती है। हाँ, इसलिए भाबर खेती के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी ने एक बहुत बड़े छाटे या छलनी पर बजरी की मोटी परत बिछा दी हो। आप ऊपर से पानी डालेंगे तो वो सीधा नीचे चला जाएगा, सतह पर कुछ नहीं दिखेगा। कमाल है। तो फिर ये दोबारा प्रकट कहाँ होती हैं? वे भाबर के ठीक दक्षिण में तराई क्षेत्र में फिर से सतह पर आ जाती हैं। क्योंकि भाबर के बाद जमीन बारीक मिट्टी वाली और कम ढाल वाली हो जाती है, तो नीचे बहरा पानी वापस ऊपर फूट पड़ता है। यह 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी एक दलदली और नम पट्टी है। अच्छा, तो जहाँ पानी होगा वहाँ जंगल और जीव जंतु भी होंगे। स्रोत बताते हैं कि ये क्षेत्र अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता था। हाँ, एक जमाने में तराई घने जंगलों, लंबी घासों और बाघ, हाथी, गैंडे जैसे जंगली जानवरों का घर हुआ करता था। जिम कॉर्बेट और दुधवा जैसे नेशनल पार्क्स इसी तराई के बचे हुए हिस्से हैं। लेकिन आज़ादी के बाद कृषि भूमि की बढ़ती ज़रूरत के चलते इन जंगलों को बड़े पैमाने पर साफ किया गया। इससे हमें भोजन तो मिला, लेकिन हमने एक अनमोल प्राकृतिक विरासत खो दी। भाबर और तराई के बाद मैदान के दो सबसे बड़े और महत्वपूर्ण हिस्से आते हैं, बांगर और खादर। मैंने स्कूल में भी इनके बारे में पढ़ा था,
लेकिन अक्सर इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। इसे समझने का एक बहुत सरल तरीका है। बांगर यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ये मैदान का वो ऊंचा हिस्सा है जहां अब नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। ये हजारों साल पहले जमा हुई मिट्टी है। समय के साथ इस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां यानी छोटे-छोटे कंकड़ बन गए हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में कंकड़ ही कहते हैं। तो अगर ये पुरानी मिट्टी है और इसमें कंकड़ हैं, तो जाहिर है ये कम उपजाऊ होगी। तो फिर यहाँ लोग खेती कैसे करते हैं? क्या यहाँ की तकनीकें अलग हैं? बहुत अच्छा सवाल है। बांगर खादर की तुलना में बेशक कम उपजाऊ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बंजर है। यहाँ खेती के लिए नहरों और ट्यूबवेल से सिंचाई की ज्यादा जरूरत पड़ती है और उर्वरकों का भी ज्यादा इस्तेमाल होता है। भारत की ज्यादातर आबादी इसी बांगर क्षेत्र में रहती है, क्योंकि ये बाढ़ के खतरे से अपेक्षाकृत सुरक्षित है। और फिर आता है खादर। नाम से ही लगता है ये कुछ नया और ताज़ा है। बिल्कुल। खादर यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी। ये मैदान का निचला हिस्सा है जो नदियों के ठीक पास होता है। यहाँ लगभग हर साल बाढ़ आती है और नदी अपने साथ लाई ताज़ा, बारीक और उपजाऊ मिट्टी की एक नई परत बिछा जाती है। इस मिट्टी का आप कह सकते हैं हर साल नवीनीकरण होता है, इसलिए बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। तो गहन कृषि के लिए यही आदर्श जगह हुई। हाँ, ये गहन खेती के लिए सबसे उत्तम है। चावल, गेहूं, गन्ना, जूट जैसी फसलें यहाँ खूब होती हैं। पंजाब में इसे बेट भी कहते हैं। तो सरल शब्दों में बांगर बाढ़ के मैदान से दूर पुरानी मिट्टी वाला ऊंचा क्षेत्र है और खादर नदी के पास नई मिट्टी वाला निचला क्षेत्र है। लेकिन खादर में रहने का एक जोखिम भी है। हर साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है। ये अवसर और चुनौती का एक मिलाजुला खेल है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो ये साफ है कि उत्तर का विशाल मैदान सिर्फ एक सपाट भूभाग नहीं है। ये एक जटिल और गतिशील प्रणाली है। ये पश्चिम में रेगिस्तान से लेकर पूरब में बाढ़ के मैदानों तक और उत्तर में पथरीले भावर से लेकर दक्षिण में उपजाऊ खादर तक अपने अंदर कई परतें समेटे हुए हैं। और इस भूगोल को समझना ही उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था, जनसंख्या के घनत्व, राजनीति और जीवन शैली को समझने की कुंजी है। ये हमें बताता है कि क्यों कुछ क्षेत्र गेहूं के लिए जाने जाते हैं और कुछ चावल के लिए, क्यों कुछ इलाकों में हर साल बाढ़ आती है और क्यों भारत के सबसे बड़े शहर इसी मैदान में बसे हैं। ये भूगोल ही वो सॉफ्टवेयर है जिस पर उत्तर भारत का इतिहास और वर्तमान चलता है। बिल्कुल, ये भारत का अन्न का कटोरा है, लेकिन साथ ही ये जलवायु परिवर्तन, भूजल की कमी और जनसंख्या दबाव जैसी आधुनिक चुनौतियों का सामना भी कर रहा है। और यहीं पर एक सवाल भविष्य के लिए खड़ा होता है। स्रोत हमें बताते हैं कि कैसे हमने अपनी खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए तराई के जंगलों को साफ कर दिया। आज जब इस मैदान पर जनसंख्या का दबाव और बढ़ रहा है, तो सोचने वाली बात यह है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच सही संतुलन क्या है। क्या हम अपनी बढ़ती जरूरतों को पूरा करते हुए इस क्षेत्र की बची खुची जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों को भी भविष्य के लिए बचा सकते हैं?